हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में डिटेल में। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कब बनता है और क्या होता है इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। आयनिक बॉन्ड। देखिए बच्चों, आयनिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड का एक टाइप है। बेसिकली केमिकल बॉन्ड अगर आप देखेंगे, केमिकल बॉन्ड दो टाइप का होता था, जिसमें से एक कोवलेंट बॉन्ड होता है और दूसरा आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्ड क्या है उसको हम ध्यान से सीखते हैं। देखिए, बेसिकली आयनिक बॉन्ड यहां से समझ में आता है, आयंस के बीच बनता है। इसमें एक पॉजिटिव यानी कैटायन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, एक नेगेटिवली चार्ज आयन यहां पर मिलने वाला है जिसको हम एनायन बोलते हैं। उन दोनों के बीच क्या होता है बच्चों, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड बनने की कुछ कंडीशंस होते हैं। देयर आर टू कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हर टाइप के एटम मिलके आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब दो कंडीशन फॉलो होती हैं। चलिए, दो कंडीशन कौन कौन से हैं मैं वो आपको बता रहा हूं। नंबर वन, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। दूसरा लैटिस एनर्जी। बच्चों, ये दो आपके क्राइटेरिया हैं, ये दो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कोई भी बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है या नहीं आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी आयनिक बॉन्ड बनने की कितनी कंडीशन है बच्चों? दो कंडीशन हैं। अब वो दो कंडीशन कौन कौन सी हैं ध्यान से देखिए। पहली कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ आयन। देखिए बच्चों, आयनिक बॉन्ड केवल और केवल वो एटम बनाते हैं जिनमें आसानी से आयंस बन सकता है। इजीली जो है आपका क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस इजीली हो सकता है। वो आपके क्या बनाते हैं बच्चों, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप जितने एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल देखोगे, जैसे मैं सोडियम का एग्जांपल ले रहा हूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम चेक करते हैं तो 2, 8 और 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए -1 इलेक्ट्रॉन यहां से हम कर देते हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस करेंगे बच्चों, अब हमारे पास Na क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 8 यानी स्टेबल यानी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसने क्या किया, अचीव कर लिया। राइट, तो यहां पर क्या हो रहा है ना बच्चों, देखिए ध्यान से देखें इस चीज को। अगर कोई एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यानी उसके आउटरमोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इजिली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अगर कोई एटम है तो आसानी से क्या बना सकता है, आयंस बना सकता है। बेसिकली अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, आपका कैटायन बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चलिए इसको ध्यान से देखें बच्चों। यहां पर एक टर्म आता है ना बच्चों, उस टर्म का नाम है बच्चों क्या है उस देखो, दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, किसी भी एटम को आयनाइज करने के लिए यानी वहां से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, ध्यान से सुनो मेरी बात, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, किसी भी एटम के आउटरमोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसके ग्राउंड आइसोलेटेड स्टेट में बच्चों, ग्राउंड आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, कम होनी चाहिए। कम का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, इजिली बाहर जा सके, कम एनर्जी में ही बाहर जा सके। जैसे इस केस में, सोडियम के केस में आप देखोगे तो आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा सा भी आप एनर्जी देंगे तो क्या चले जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएगा और आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आपका आयंस यानी कैटायन बन जाएगा। तो बच्चों, किसी भी एटम के दो कंडीशन यहां पर होनी चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी आइसोलेटेड, ये गैसियस होना चाहिए बच्चों, आइसोलेटेड होना चाहिए और ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए अपना। और उस टाइम बच्चों अगर इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया जाता है तो एनर्जी चाहिए होती है हमें, और उस एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, ये प्रोसेस हमेशा क्या होती है बच्चों, हमेशा ये प्रोसेस हमेशा इट विल ऑलवेज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होने वाली है बच्चों।
क्योंकि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालने हो, चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना हो, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन आपको उसके आउटर मोस्ट से निकालने हैं, तो वहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो काम करता है बच्चों। तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, यानी आपको उसको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा बाहर से। बात समझ में आई बच्चों? तो पहली कंडीशन देखिए, यहां पर भी 2 कंडीशन, जो फॉर्मेशन ऑफ आयन है उसमें भी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए बच्चों, अगर कम है, अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है बच्चों, तो याद रखना बच्चों, उस टाइप के आपके जो भी एटम होंगे वो क्या करेंगे आपके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। बेसिकली मेटल होते हैं बच्चों। कौन होते हैं, जल्दी बोलो? मेटल होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने वाले जो कैटायन होते हैं बच्चों, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? मेटल्स होते हैं। याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए दूसरी कंडीशन, इसी में जो दूसरी कंडीशन है बच्चों, दूसरा कंडीशन है यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी फॉर्मेशन ऑफ एनायन। फॉर्मेशन ऑफ एनायन, जैसे हमारे पास यहाँ क्लोरीन ले रहा हूं मैं, नॉन मेटल है बेसिकली। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन में दे दूं बच्चों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 7 होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना हो जाएगा बच्चों? Cl नेगेटिव हो जाएगा, 2, 8 एंड 8, यानी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उसने क्या कर लिया, अचीव कर लिया, राइट। तो अब आपको यहां पर समझ में आ रही होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसने। इलेक्ट्रॉन क्या किया बच्चों? गेन किया है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पहले उसको समझते हैं। इट इज वेरी वेरी इजी और आसान है बच्चों। किसी भी एटम है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से अगर आपको और ऐड करना है, तो उस टाइम पे ना बच्चों, या तो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी आपको देनी पड़ती है बाहर से, ठीक है। ध्यान सुनो जो मैं बोल रहा हूं। हमारे पास कोई एटम है और एटम में आप एक बाहर से इलेक्ट्रॉन लाके उसमें रख रहे हैं, उसमें आप ऐड कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, या तो इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी बाहर निकल सकती है यानी एक्सोथर्मिक हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ सकती है यानी एंडोथर्मिक भी हो सकती है। तो इतना जरूर याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बच्चों, वो जो है बेसिकली एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकती है और एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे जो क्लोरीन है, जो नॉन मेटल है बच्चों, जो नॉन मेटल होते हैं बेसिकली, नॉन मेटल की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है बच्चों, तो एनर्जी क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी एनर्जी रिलीज होती है बच्चों। नोबल गैस हो गया या नाइट्रोजन वगैरह, कुछ ऐसे एटम हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। और नोबल गैस में भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। लेकिन उसके अलावा नॉर्मली बच्चों, अगर आप किसी एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो रिसीव कर लेता है और थोड़ी सी एनर्जी को बाहर आपका फेंकता है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और वो एक्सोथर्मिक अगर है तो उसकी वैल्यू हमेशा किस में होने वाली है बच्चों, नेगेटिव में होने वाली है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हम रखने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आपसे बोला गया है, क्या बोला गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपसे बोला गया है, तो याद रखना उसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव और सेम वैल्यू रहेगी। ध्यान से याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों एक ही बात है, बस वैल्यू का यहाँ अंतर है। अगर इसकी पॉजिटिव में तो इसकी माइनस में वैल्यू होगी। चलिए, तो आपको उम्मीद करता हूं आपको 2 चीजें जरूर क्लियर हो गई होंगी। आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशन है, भी मैंने आपके आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन नहीं बताई है बच्चों। देखो, ये सीखोगे ना तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आप उसको क्रिएट कर लोगे, ठीक है। लेकिन ये समझो पहले, आयनिक बॉन्ड बनने की 2 कंडीशन होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयंस यानी कैटायन कितनी इजीली बनता है आयनाइजेशन एंथैल्पी से, और एनायन कितना आसानी से बनता है। अब एनायन आसानी से, कौन एनायन आसानी से बनता है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। जब किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनायन बनेगा। उस दौरान एज द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोसेस कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है बाहर, उतनी आसानी से एनायन बनेगा, यानी उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा ना बच्चों। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब उतना ज्यादा स्टेबिलिटी उसमें आ रही होगी,
तो अब यहाँ से दो बातें समझ में आती हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम होनी चाहिए, जबकि जो नेगेटिव वैल्यू है, यानी अगर एक्जोथर्मिक प्रोसेस है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होगी, वो मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी आपका जो है इजीली कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो रही इतनी बात? चलिए, तो ये दो बातें आपको जरूर क्लियर हो गई होंगी। मैं दोबारा से आपको बता दूं बच्चों, बेसिकली जो कैटायन बनाते हैं वो मेटल होते हैं और जो एनायन बनाते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। लेकिन मैं आपको एक जो कंपटीशन में आता है पहले उसकी जिक्र कर देता हूँ। ये देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला, अभी आपसे मैंने कुछ बोला था, बेसिकली जो मेटल होते हैं वो कैटायन बनाते हैं और जो एनायन नॉन मेटल होते हैं बच्चों वो एनायन बनाते हैं। ये देखिए, ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है, स्टिल इट है पॉजिटिव चार्ज, यानी ये फिर भी कैटायन है। इट इज एक्सेप्शनल केस, इसका कोई और रीजन होता है बच्चों, लेकिन इस एक्सेप्शनल केस को आप जरूर याद रखें। अभी फिलहाल आपको मैक्सिमम जो कैटायन दिखने वाले हैं बच्चों, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं, आयनिक कंपाउंड जितने भी होंगे उनमें जो मैक्सिमम टाइम पे आपको एनायन दिखेगा वो नॉन मेटल से दिखेगा और कैटायन दिखेगा वो मेटल से दिखेगा। लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे भी आयनिक कंपाउंड मिलने वाले हैं, आयनिक मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं जिसमें कैटायन आपका मेटल ना होके क्या होगा बच्चों, NH4 पॉजिटिव होगा। बहुत बार पूछा गया है व्हिच इज द एक्सेप्शनल केस, इसको जरूर आप रिमाइंड करें, याद रखें इसको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों दूसरी कंडीशन की, लैटिस एनर्जी। अब ये क्या एनर्जी है, चलिए इसको देखते हैं। इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, Na पॉजिटिव को लिया और Cl नेगेटिव को लिया, तो क्या बन गया बच्चों, NaCl बन गया, NaCl बन गया। बना कि नहीं बना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना। तो बच्चों होता क्या है, जब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक कैटायन है एक एनायन है, तो दोनों आपस में आएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर लगेगा, तो एक नज़दीक आएंगे तो ये क्या करते हैं, जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और एनर्जी क्या होगी बच्चों, रिलीज होगी। एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी बच्चों, रिलीज होगी। यानी हम क्या करते हैं बच्चों, एक मोल Na पॉजिटिव लाएंगे, एक मोल Na पॉजिटिव लाएंगे, एक मोल हम क्या लेके आने वाले हैं, Cl नेगेटिव लेके आने वाले हैं, तो 1 मोल क्या बनेगा बच्चों, जल्दी बोलो, 1 मोल ऑफ NaCl विल फॉर्म, यस और नो, इट इज आयनिक कंपाउंड बेसिकली, Cl नेगेटिव। ये आयनिक है बच्चों। जब हम एक मोल Na पॉजिटिव एक मोल Cl नेगेटिव लेके आएंगे तो एक मोल हमारे पास NaCl बनने वाला है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जब 1 मोल क्या बनता है बच्चों, आपका 1 मोल आपका NaCl बनता है, तो उसको बोलते हैं 1 मोल NaCl का क्रिस्टल, एक क्रिस्टल है NaCl का, एक बड़ा सा क्रिस्टल है जिसमें NaCl कितने हैं बच्चों, टोटल NaCl कितने हैं, 1 मोल हैं बच्चों। उस टाइम पे बच्चों जैसे Na पॉजिटिव 1 मोल Na पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव क्या बना रहा है, 1 मोल NaCl का क्रिस्टल बना रहा है बच्चों। क्या होगा जल्दी बोलो, ये और ये अनस्टेबल हैं, दोनों आपस में एक साथ मिलेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल है 1 मोल का क्रिस्टल बना हुआ है। जिस टाइम ये क्रिस्टल फॉर्म होता है बच्चों, उस टाइम एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। उस रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं बच्चों। जितनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी उतना ज्यादा आयनिक कंपाउंड बनेगा। अब समझ में आ रही है बात। यानी एक तो फॉर्मेशन और कैटायन एनायन होना चाहिए बच्चों, लेकिन जैसे ही फॉर्मेशन कैटायन एनायन का होगा, उसके बाद जब वो कैटायन एनायन एक साथ आपस में मिल रहे होंगे, अट्रैक्ट एक दूसरे को कर रहे होंगे बच्चों, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस सम एनर्जी इज रिलीज्ड। जो एनर्जी रिलीज्ड होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ये मैक्सिमम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा होगी उतना इजीली वो लैटिस बनेगा, वो क्रिस्टल बनेगा, उतना अच्छा क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं बच्चों, आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि आपका आयनिक बॉन्ड बनने की दो कंडीशन कौन कौन सी हैं। पहली कंडीशन, आयन कितनी आसानी से बन रहा है। दूसरी कंडीशन, जब आयन बन जा रहा है उसके बाद जो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा है उसके ड्यूरेशन में, उसके दौरान, उस समय कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा ना, क्योंकि स्टेबिलिटी तो यहीं से आनी है। कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों हो रही है, कोई बॉन्ड क्यों बनना है, टू गेट स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा स्टेबल ये बनेगा, जितनी एनर्जी यहाँ रिलीज होगी उतना अच्छा
क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। चलिए ये दो कंडीशन अच्छे से लिखे बच्चों, इन दो कंडीशन को लिखिए। जो NH4 पॉजिटिव मैंने लिखा है उसको भी आप जरूर जो है नोट करें, ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। चलिए इसको लिखें, फिर हम इसको साफ करते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए इसको बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं डेफिनेशन में। चलिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू, लिख लो इसको, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू आयंस when they forms, देखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू आयंस, ठीक है, इज नोन एज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों देखो ये डेफिनेशन थोड़ा अलग है। अलग क्या है आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअली दो आयंस होते हैं, जैसे हमारे पास Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है ना, तो ये दो आयंस है, एक कैटायन है एक एनायन, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू आयंस, राइट, मोर देन टू आयंस इज नोन एज आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन बच्चों कुछ लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ये आयनिक बॉन्ड इसको बोलते हैं, तो समझ में आया। लेकिन आयंस कब बनते हैं बच्चों? आयंस आर द रिजल्ट ऑफ, इसमें लिख सकते हैं आप आगे, क्योंकि आयंस लिखा है तो आयंस क्या होते हैं उनको भी डिफाइन करना पड़ेगा ना। आयंस आर द रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम्स। ये है ना बच्चों, तो इस तरीके से आपको जरूर डिफाइन करना पड़ेगा बच्चों। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू आयंस इज नोन एज आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। आयंस क्या होते हैं उसको डिफाइन करना पड़ेगा। आयंस आर द रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द एटम्स। जब कोई एटम जो है कंप्लीट ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन का या कंप्लीट गेन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वही क्या बनाता है, हमारा आयंस बनाता है। तो इतना समझ में आ गया। जब आयन बन जाएगा बच्चों, तो उसके बीच क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज है इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है बच्चों, उसी को हम क्या बोल देंगे, आयन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, फोर्स लग रहा है, उसी को हम आयनिक बॉन्ड यहां पर बोलने वाले। तो उम्मीद करता हूं ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे NaCl है, CaCl2 है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड हो गया, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल। ठीक है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। ये डेफिनेशन जरूर लिखिएगा, इट इज़ वेरी गुड डेफिनेशन। हाँ खैर, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आयनिक बॉन्ड की ये कहानी है। थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था बच्चों, जैसे NaCl जो बनता है वो कैसे बनता है। चलिए जल्दी से देखो, यहाँ पर इसको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, इसके वैल्यूज जो मैं बता रहा हूँ जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो Na है वो क्या करता है बच्चों, Na एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है जब हम इसको हीट करते हैं। मैंने बोला ना एक्सोथर्मिक है तो हीट तो यहाँ पर, सॉरी एंडोथर्मिक है तो हीट तो देनी ही पड़ेगी हमें। तो Na पॉजिटिव बनाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन करेगा। अब देखो बच्चों, जो यहाँ पर एनर्जी लगती है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ना बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे लिख रहा हूँ, इक्वल टू, क्योंकि देनी पड़ रही है तो प्लस में होगी। किस में होगी बच्चों, प्लस में होगी। और ये आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों यहाँ पर होती है 495.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर 1 मोल Na से आपने
Na पॉजिटिव बनाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती है बच्चों? 495.8 किलो जूल पर मोल। याद रखना, जरूर याद रखना। 1। दूसरा क्या होगा? ये कौन सी है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए। दूसरा जो Cl है, Cl में जो यही इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करेंगे, क्योंकि है ना इसने तो डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना देगा दोस्तों? बच्चों क्या बनाएगा बच्चों? जल्दी बोलो। Cl नेगेटिव बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जल्दी बोलो। एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? जल्दी बोलो। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, जल्दी बोलो बच्चों, क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होती है मोस्टली या एंडोथर्मिक? बता रहा हूं, एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है? तो माइनस में यहां पर वैल्यू आने वाली है, और माइनस में जो वैल्यू आती है ना इसकी, वो कितनी आती है मैं बता देता हूं आपको। वो आती है बच्चों 348.7 किलो जूल पर मोल। यानी 1 मोल Cl को Cl नेगेटिव में चेंज करना है तो आपको कितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है वहां पर बच्चों? वहां पर एनर्जी रिलीज होने वाली 348.7 किलो जूल पर मोल। चलिए, ये समझ में आया? ठीक है। अब समझना कहानी, बड़ा मजेदार कहानी है यहाँ पर। एक सोडियम और एक क्लोरीन की मैं बात करूं, NaCl में एक बनाऊं, तो वहां पर टोटल जो एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी कितनी आएगी? जल्दी बोलो। इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो देनी पड़ रही है, ये निकल रही है, तो निकलने वाली एनर्जी को माइनस कर दो तो 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर 16 15 5, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 और 4 5, यहाँ पर कितना आएगा? जल्दी बोलो। 4 आ जाएगा ना? ये 8 और 4 4 3 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 किलो जूल पर मोल। कितना आ जाएगा बच्चों? किलो जूल पर मोल। इतनी कहानी आपको जरूर समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ। देखो टोटल एनर्जी कितनी आई? 147.1 किलो जूल पर मोल आ गई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब NaCl बन रहा है उस टाइम आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है 147.1 किलो जूल पर मोल। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, होता कुछ और है बच्चों। जैसे ही 1 मोल क्या बनता है? NaCl बनता है। 1 मोल क्या बनता है बच्चों? NaCl बनता है। क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? नजदीक आएंगे, और नजदीक आएंगे तो क्या होगा बच्चों? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी अगर रिलीज होती है तो उस टाइम जो टोटल एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है? आपको बता देता हूं वो कितनी होती है। वो होती है 788 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी होती है बच्चों, है ना? यानी ये माइनस में, अगर मैं यहाँ पर अभी दिखा दे रहा हूँ, ये जिस टाइम आपका क्या बनता है बच्चों? 1 मोल NaCl का क्रिस्टल बनता है, उस टाइम टोटल एनर्जी कितनी आपकी रिलीज होती है? -788, यानी 788 किलो जूल पर मोल आपकी एनर्जी रिलीज होती है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये होता है बच्चों, ये दोस्तों हो रहा है, चलिए दोस्तों ही बोल देता हूँ। चलिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमारा 1 मोल NaCl जब बनेगा तो याद रखना कितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है बच्चों? ये -788 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होने वाली है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके अलावा एक और चीज बात करते हैं। यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी होती क्या है? ठीक है, अगर बच्चों आपको बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है ना, ट्रों 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 करके, तो मैं क्या कहूँ यार। अभी मैं वीडियो स्टार्ट किया है, तभी बराबर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अभी क्या कहूँ, कितना दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन कोई नहीं, वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए झेल रहा हूँ। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी, चलिए रुक गया। लैटिस एंथैल्पी यहाँ पर है। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? चलिए अब समझते हैं। जब 1 मोल Na पॉजिटिव 1 मोल Cl नेगेटिव द्वारा 1 मोल NaCl बनेगा, उस टाइम कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। इन केस ऑफ NaCl इट इज -788 किलो जूल पर मोल। अगर 1 मोल NaCl बनता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 788 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। चलिए, यही लैटिस एंथैल्पी है, क्योंकि उसमें अरेंजमेंट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि मिनिमम रिपल्सन होता है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो आपका कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वो ये शायद, उम्मीद करता हूँ इतना जरूर समझ में आ गया होगा। लास्ट में मैं आपके लिए बच्चों NaCl का क्रिस्टल बना दे रहा हूँ। एग्जाम में 12th में सॉलिड स्टेट में डिटेल में आता है, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल वैल्यू है इनको जरूर याद आप रखें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। और मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड में एक खास बात होती है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, उसमें मॉलिक्यूल आयनिक NaCl जैसे होता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल को आप ला नहीं सकते बच्चों, है ना।
तो आपको बहुत बड़ा एक क्रिस्टल लाना पड़ता है। जितने भी मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो कहानी बता रहा हूँ उसको सुने, और बीच साथ साथ में ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ उसको भी ड्रॉ करें आप लोग। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, ध्यान से सुनो, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। कैटायन एनायन खाली ऐसे ही नहीं होते, एक कैटायन है एक एनायन, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कैटायन को बहुत सारे एनायन घेरते हैं, एक एनायन को बहुत सारे कैटायन घेरते हैं, और उनका ज्योमेट्री, उनका शेप बिल्कुल स्पेसिफिक होता है। जैसे NaCl का जो शेप का नाम है ना बच्चों, वो है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। याद रखना, NaCl का जो क्रिस्टल का नाम है, NaCl जिस तरीके से अरेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी प्रकार अलग अलग जो भी आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं उन सब के नाम अलग अलग होते हैं। चलिए हम बात करते हैं केवल रॉक सॉल्ट के यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन गया होगा जरूर, उम्मीद करता हूँ। इसके बीचों बीच आप जाइए कुछ इस तरीके से, ये ठीक है। चलिए अब दूसरी चौक का यूज कर रहा हूँ, समझना इस बात को। चलिए इसको बना के दिखाइए आप मेरे साथ, ठीक है। आप नहीं बना पाएंगे मुझे उम्मीद है, अगर आप बना पा रहे हैं तो आप जीनियस हैं। क्या हैं? जीनियस हैं, ठीक है। चलिए आप एक बार में बच्चों इसको गलत बनाएंगे, अगर फिर भी आप बना पा रहे हैं तो आप क्या हैं? आप हैं सुपर जीनियस। क्या हैं? सुपर जीनियस, ठीक है। तो ये हमारा तैयार हो गया है NaCl का रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं इस यहाँ पर जो है सेंटर में ये जो गोला है, इस टाइप के गोले, चलिए ये गोला बना दे रहा हूँ। ये गोला है Na पॉजिटिव। कौन सा गोला है? Na पॉजिटिव। और एक ग्रीन गोला बनाऊंगा, ग्रीन गोला है Cl नेगेटिव। चलिए इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम, ठीक है। Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव जहां पर होगा उसके जस्ट अगले में Cl होगा, उसके एक के बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये Na पॉजिटिव है तो यहाँ पर कौन होगा? जल्दी बोलो। Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन होगा? Na पॉजिटिव। यहाँ पर भी कौन होगा? Na पॉजिटिव। यहाँ Cl, तो यहाँ Na, यहाँ Cl, 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 यहाँ Na, Cl, Na, Cl, Na, Cl, सॉरी ये Na, ये है तो Cl होगा ना। चलिए NaCl, जी है ना। अब देखो यहाँ से ये गए, ये Na है, Cl, NaCl, Na यहाँ पर आएगा, फिर NaCl यहाँ हो गया, Cl यहाँ हो गया, Na यहाँ पर आ जाएगा। चलिए तो देखिए टोटल Na कितने हैं, जल्दी बोलो यार, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हैं। टोटल कितने हैं? 13 हैं। चलिए Cl की बात करते हैं बच्चों। Cl यहाँ पर, ये देखिए Cl यहाँ पर, 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 Cl एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे 14 आ गए, कोई बात नहीं, 14 ही होते हैं, ठीक है, 14 ही होते हैं। तो ये जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना बच्चों, इसमें अल्टरनेट में Na पॉजिटिव है। जैसे ये Na है तो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह से किससे घिरा हुआ है? Cl से घिरा हुआ है, समझ रहे हैं। तो इस टाइप का जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसका नाम है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। और किसका होता है बच्चों? ये होता है आपका NaCl का। उम्मीद करता हूं इतना जरूर समझ में आया होगा। जो ये बना हुआ है एक छोटा सा, इसको यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं इसको, यूनिट सेल बोलते हैं बच्चों। यानी किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा 3D पार्ट होता है यूनिट सेल। ध्यान से सुनो मेरी बात, जो हम देखते हैं कि NaCl का क्रिस्टल बना हुआ है उसका सबसे छोटा जो 3D पार्ट है, द स्मॉलेस्ट 3D पार्ट ऑफ एनी क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल, दैट इज द यूनिट सेल ऑफ NaCl। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। चलिए दोबारा बताता हूं। एक बड़ा सा क्रिस्टल हमें यहां पर दिख गया, ये देखो, ये देखो, ये क्रिस्टल दिखा। इसका जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 3D, ये नमक है बच्चों। क्या है? कॉमन सॉल्ट है, हमने रखा हुआ है घर में, नमक है, नमक 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 नमक। बिना इसके सब्जी स्वादिष्ट होती है नहीं होती? आज चेक करिए, कहना बिना नमक के सब्जी बनाओ। खैर आप कर नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, ये बड़ा तगड़ा प्रैक्टिकल है बच्चों।
तो बिना नमक के आप खा के देखें कभी, है ना। जो आपका नमक है, नमक का जो क्रिस्टल है बहुत बड़ा हमारे पास, उसमें सबसे छोटा जो 3D क्रिस्टल है, अगर हम उसको लेते हैं, सबसे छोटा 3D क्रिस्टल, दैट इज नोन एज यूनिट सेल। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट सेल बोलते हैं। उम्मीद करता हूं इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको करके दिखाएंगे, मान जाऊंगा मैं। क्वेश्चन, इसको IIT वाले भी नहीं ला पाते पहले बार में, तो कम से कम अगर आप IIT की प्रिपरेशन करें, मुझे लगता है आप भी इसको नहीं ला सकते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों कि इट इज द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट ऑफ NaCl। आपको ये बताना है इसमें टोटल कितने NaCl होंगे, NaCl के इसमें टोटल मॉलिक्यूल कितने होंगे, मॉलिक्यूल कितने होंगे आपने बताना है बच्चों। मॉलिक्यूल आधा नहीं होता है, मॉलिक्यूल एक तो ए हो, या तो एक होगा, या तो दो होगा, या तो तीन होगा, या तो 100 होंगे, या तो 10,000 होंगे। 1.5 हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चलिए ओके, क्वेश्चन ये है बच्चों कि इस पूरे NaCl के क्रिस्टल यूनिट सेल में किसमें? यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ NaCl के मॉलिक्यूल कितने हैं, आपने ये बताना है। क्या बताना है बच्चों? इस टोटल जो आपका जो है क्रिस्टल लैटिस है, उसमें टोटल कितने NaCl के मॉलिक्यूल हैं, दैट इज द। अगर जीनियस होना बच्चों, जीनियस हो तो आंसर देके दिखाइए इसका अपने मन से। कंडीशन है अपने मन से लगाइए दिमाग। अगर ये कर पाएंगे बच्चों, आपका 10% दिमाग इंक्रीज होगा। यहां पर जाओ, 10% न्यूरॉन आपके माइंड के हेल्दी न्यूरॉन बढ़ेंगे और बूम करके आपका दिमाग विकसित होगा बच्चों। चलिए करके दिखाइए इसको, करके दिखाइए। आंसर कहाँ चाहिए? आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स पे बच्चों, ठीक है। करके दिखाइए बच्चों, मजा आएगा। पता है, अगर आप देखो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं ना, तो जितनी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, सोचना मैंने हिंट पूरा दे दिया है बच्चों। ये हमारे पास पूरा हिंट दे रखा है मैंने। यहाँ पर नमक रखा है, इसका कहीं बीच से कहीं इधर उधर से आप छोटा सा 3D पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट 3D पार्ट निकालेंगे, दैट इज नोन एज यूनिट सेल। उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। बता के दिखाइए इस यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल कितने। अगर आपने खुद से बताया, मैं बता रहा हूं, आपका माइंड बिल्कुल लाजवाब है, बिल्कुल फैंटास्टिक है, बिल्कुल जबरदस्त है बच्चों, जबरदस्त काम कर रहा है। बस थोड़ा दिमाग लगाना, इट्स नॉट इजी। ओके, चलिए बच्चों, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।